नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में और मैं शिवम ठाकुर। बात करेंगे फ्रेंड्स बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर 2024 एग्जाम के बारे में और साथ ही जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकल के आई है इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है डर जाएंगे, ये सुन के डर जाएंगे कि अब जितनी आसानी से हम लोग पहले परीक्षा यहाँ पे क्रैक कर लेते थे, यानी कि पहले बेल्ट्रॉन में आपको ज्वाइनिंग के लिए केवल एक एग्जाम देना पड़ता था और उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होती थी और जिसको आप क्लियर करने के बाद किसी विभाग के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर के तौर पे काम करते थे। अब वो मुश्किल आ सकती है कि अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्या कुछ बदलाव आ सकता है। इसको जानने से पहले मैं आपको ये लेटर दिखाना चाहूँगा जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है आपके स्क्रीन पे। 2024 में 8वें महीने में 16 तारीख को, यानी कि 16 अगस्त 2024 का ये लेटर है जो फ्रेंड्स प्रेषित किया गया है गुरफान अहमद सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा। और यहाँ पे किनको किनको भेजा गया है, सचिव वित्त विभाग बिहार पटना, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना, अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन पटना। ठीक है, तो बीपीएसएम के अंदर क्यों भेजा गया है ये, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें पहले से जो काम करते थे कार्यपालक सहायक, उनको भी यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि क्या कुछ हो सकता है आगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया गया है, सब्जेक्ट क्या है, इसका विषय क्या है ये जानते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी मैनेजर के सेवा शर्त नियमावली के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पत्र संख्या 1152 दिनांक 15/7/2024 महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 26 अगस्त 2020 को संपन्न प्रशासनिक पदवर्ग समिति की बैठक की कार्रवाई के क्रम में 20 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग से परमाणु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संवर्ग नियमावली गठित किए जाने का निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को वित्त विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या 4524 दिनांक 4 सितंबर 2020 को प्राप्त हुआ था। तदालोक में प्रसंग वर्णित पत्र से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को 2 नियमावली यथा बिहार सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली 2024 एवं बिहार कंप्यूटर कार्मिक नियमावली 2024 का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। तो सबसे पहली चीज 2 नियमावली यहाँ पे जारी किए गए हैं। ठीक है, दोनों का नाम आपने देख लिया। पहले का नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बिहार सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली 2024 और दूसरा है फ्रेंड्स आपको बिहार कंप्यूटर कार्मिक नियमावली 2024। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है कि साथ ही बेल्ट्रॉन के द्वारा बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से विभिन्न विभागों, कार्यालयों, प्रतिनियुक्त डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर को प्रस्तावित नियमावली से आच्छादित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध भी प्रसंग वर्णित पत्र द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो बीपीएसएम कार्यपालक सहायक के तौर पे काम कर रहे हैं तो उनको संविदा कर्मी माना जाता है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको ये दोनों नियमावली का पूरा फायदा मिलेगा ही मिलेगा। बात आती है फ्रेंड्स बेल्ट्रॉन के अंदर काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर जो भी पहले से प्रोग्रामर हैं, स्टेनोग्राफर हैं, आईटी बॉय हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि पिछली मीटिंग में जो चीज़ें निकल के सामने आई थी, मैंने आपको बताया था कि केवल उम्र सीमा में छूट देने की बात हुई थी। उम्र सीमा में छूट का क्या मतलब है कि अगर आप किसी विभाग के अंदर 5 साल काम कर रहे हैं तो आपको उम्र सीमा में 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो मान के चलिए कि 35 साल तक अगर एज लिमिट है जनरल की, तो आपको 40 साल तक का छूट मिलेगा अगर आपने 5 साल काम कर लिया है तो। ठीक है, यानी कि हर एक साल के काम के बराबर आपको 1 साल उम्र सीमा में छूट अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो, इस कंडीशन पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको समझ में आएगी पिछली मीटिंग में बेल्ट्रॉन वाले को, क्योंकि उन्हें आउटसोर्सिंग स्टाफ माना जाता है, उनको डायरेक्ट ना ही संविदा कर्मी माना जाता है ना ही विभाग का स्टाफ माना जाता है। तो इस क्रम में उन लोगों को जो फायदा मिलेगा इस नियमावली से, वो नियमावली का फायदा नहीं मिल पाता, केवल उम्र सीमा में छूट मिल पाता। इसीलिए बताया गया है कि एक बार और इस पे विचार किया जाए, जिसका फ्रेंड्स आपको 28 अगस्त को मीटिंग है दोबारा। ठीक है, 28 अगस्त 24 को दोबारा से मीटिंग है। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि अतः सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12,534 दिनांक 17/9/2018 के संलग्न परिशिष्ट क के क्रम संख्या 44 एवं संकल्प संख्या 1658 दिनांक 5/2/2021 के साथ
संलग्न परिशिष्ट क के क्रम में संख्या 31 द्वारा संसूचित द्वारा राज्य सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रसंग वर्णित पत्र में निहित अनुरोध पर विचार हेतु प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय कक्ष 27 अगस्त, सॉरी जो डेट मैंने बताया है वो 27 अगस्त 2024 को यहाँ पे होने वाला है मीटिंग। ठीक है, 26 को नहीं 27 को यहाँ पे मीटिंग होगा। मुझे लग रहा था मैंने गलत बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 27 अगस्त 2024 को ये मीटिंग है। तो इसके बाद भी आपको वीडियो मिलती रहेगी रेगुलर, क्योंकि हम कभी भी कोई चीज़ फर्जी आप लोग को बताते नहीं हैं। बस आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसी कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना बेहतर आप चाहते हैं कि हम बताएं तो आप हमें कमेंट करके बताते रहिए। जो कमियां होंगी दूर होंगी। बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि वीडियो बहुत लंबी रहती है। तो फ्रेंड, हमारे दोस्त, मैं आपके लिए केवल एक आदमी को परिदृश्य में रख के वीडियो नहीं बनाता हूं। सभी को समझ में आए, सभी लोगों के लिए आसान रहे और चीज़ें बिल्कुल उलझन से मुक्त हो जाएं, ये सोचकर वीडियो बनाता हूँ, ताकि कोई भी चीज़ छिपा ना रहे, सब किसी को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई फ्रेंड्स आपको कि इस मीटिंग में आगे ये पता चलेगा कि बेल्ट्रॉन वालों को भी छूट मिलेगा कि नहीं। तो इससे क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी मैं वो आपको बताता हूँ। एडमिट कार्ड में क्या कुछ चेंज होगी, क्योंकि भी देखिए इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं अभी। इसमें भी आप पढ़ेंगे क्या मीटिंग में कैसे कैसे क्या हुआ है, नियमावली में कैसे कैसे क्या चीज़ें की जा रही हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के करना है। यहाँ पे देखिए बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदाता डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा सभी विभागों द्वारा ली जा रही है। अतः सभी विभागों से परामर्श करते हुए इनके संदर्भ में पुनर्विचार का अनुशंसा समर्पित करने हेतु इस मामले को उच्च स्तरीय समिति को वापस किया जाए, क्योंकि इन लोगों को छूट नहीं मिल पाया था। तो अब छूट क्यों चाहिए फ्रेंड्स? देखिए अभी जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों को छूट नहीं मिल पाती, केवल उम्र सीमा में छूट मिलती। तो साथ ही साथ एक और लेटर है फ्रेंड्स, जिसमें आपको ये चीज़ अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वो लेटर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अभी जितने भी विभाग के अंदर संविदा कर्मी हैं जो पहले से संविदा के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको पीटी प्लस मेंस, ठीक है, पीटी प्लस मेंस, इन दोनों परीक्षाओं में अंक मिलेगा उनके काम करने के अनुसार। यानी कि अगर 1 साल काम किए हैं तो 5 अंक उनको मिलेगा, 1 साल बराबर 5 अंक। ठीक है, कोई 1 साल ही काम जिन्होंने किया उनको 5 अंक मिल सकता है, जो कि उन्होंने 5 साल तक काम किया है या उससे ज़्यादा काम किया है उनको 25 अंक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 साल के बराबर 5 अंक होता है और 25 अंक से ज़्यादा आप दे नहीं सकते हैं। तो पीटी और मेंस दोनों में उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो पहले से कार्यरत हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? नए स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमें क्या इससे क्या करना है, तो आपके परीक्षा पे खतरा है। ये इतनी सारी चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, विभाग के पास सारी चीज़ें चल रही हैं। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हो सकता है कि अब जो नियमावली 2 बनाई गई हैं, उस नियमावली के अंदर, जो नियमावली मैंने आपको 2 नियमावली का नाम बताया है, उस नियमावली के अंदर जो पहले से कार्यरत हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर उनको, और जो नए अभी जिनकी ज्वाइनिंग होगी नए परीक्षा के थ्रू होगी, उनके थ्रू अब उस नियमावली के थ्रू बहाली होगी। और वो फ्रेंड्स नियमावली जो बनी है वो एक परमानेंट स्टाफ के तौर पे आप काम कर पाएंगे। लेवल 3 का आपका पेमेंट रहेगा उसमें। ठीक है, लेवल 3 का पेमेंट, यानी कि आपकी स्टार्टिंग 24-25 हज़ार से आपकी सैलरी शुरू हो सकती है, 24-25 हज़ार से। ये सारी चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नियमावली जो बनी है वो परमानेंट वैकेंसी लेगी। परमानेंट वैकेंसी फ्रेंड्स जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपका बिहार एसएससी के थ्रू। ठीक है, बिहार एसएससी के थ्रू, जो मैंने 2 आपको नियमावली का नाम बताया है उसी के थ्रू लिया जाएगा। और साथ में अब जितने फॉर्म भरे गए हैं, शायद ये भी हो सकता है कि बेल्ट्रॉन डायरेक्ट उन सभी पदों पे अब वैकेंसी ना निकाले। अगर ये जो मैंने आपको बताया है कि 28 तारीख वाली मीटिंग सक्सेसफुल रही, अगर बेल्ट्रॉन वालों को भी संविदा कर्मी के तरह देखा जाए और उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जाने की बात स्वीकृत हो जाती हैं, तो फ्रेंड्स अब ये वैकेंसी रुक सकती है और डायरेक्ट नियमावली के थ्रू, बिहार एसएससी के थ्रू निकाली जा सकती है। तो जिन लोगों ने आवेदन कर लिया है पहले से, हो सकता है कि उनको डायरेक्ट बिहार एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम देने का, उसमें वो ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया जाए कि आप सीधा डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, आपका पेमेंट माफ़ कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। और नए लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि फ्रेंड्स आपको कि इस बार तक जो आवेदन लिए गए हैं
उसका एग्ज़ाम पहले की तरह ही लिया जाए और पहले की तरह ही एक एग्ज़ाम और टाइपिंग के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाए एज अ आउटसोर्सिंग स्टाफ, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी नियमावली के थ्रू नौकरी हो, एक परमानेंट सरकारी एम्प्लॉय की तरह आपको देखा जाए, तो आपको नियमावली के थ्रू बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के थ्रू आना पड़ेगा, पीटी और मेंस एग्जाम देके आना पड़ेगा, तब जाके आपको परमानेंट यहाँ पे स्टाफ के तौर पे देखा जाएगा। तो पहला चीज़ इस वीडियो के बाद फ्रेंड्स ये चीज़ होती है कि जो पहले से काम कर रहे हैं 27 तारीख के बाद उनका भविष्य निर्धारित करता है कि उनको सारी चीज़ें जो छूट मिलती हैं एक संविदा कर्मी को वो छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स है कि अगर नियमावली के थ्रू भर्ती होती है तो परमानेंट भर्ती होगी बिहार एसएससी के थ्रू, जिसके कारण से जो पहले से बेल्टॉन वाले फॉर्म भरे गए हैं उसको रद्द करके बिल्कुल नए तरीके से आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें आपका पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, पीटी मेंस दोनों हो सकता है, पीटी मेंस दोनों हो सकता है। तो दोनों मेंस जब ये देना होगा तो फ्रेंड्स आप एक परमानेंट स्टाफ की तरह काम करेंगे। लेवल 3 पेमेंट आपका रहेगा, यानी कि 25-30 हज़ार से आपकी सैलरी स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगी और बाकी जो सुविधाएं मिलती हैं सरकारी तौर पे वो भी आपको मिलेंगी। लेकिन इस कंडीशन में आपको दिक्कत क्या होगा, जो आपने आवेदन किया हुआ है पहले से बेल्टॉन की वेबसाइट पे डायरेक्ट, उसको रद्द किया जा सकता है, या फिर उस आवेदन को डायरेक्ट फ्रेंड्स आपको बिहार एसएससी से कंबाइन करके जब ये वैकेंसी निकाली जाएगी तो उसमें जोड़ा जा सकता है, ताकि आपका पेमेंट दोबारा से ना लगे, या फिर कुछ और भी उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 16 तारीख को ये सारी चीज़ें हुई हैं, 2 लेटर निकाले गए हैं। एक और लेटर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरी बातों को हो सकता है कि समझ गए होंगे कि जब ये इतनी सारी नियमावली बनाई जा रही है किसके लिए बनाई जा रही है, तो जो पहले से काम कर रहे हैं स्टाफ उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला पेज पर आप देखिए, इसके फर्स्ट पेज पर यहाँ देखिए ये किसको कोट किया गया है यहाँ पे, तो बेल्ट्रॉन को भी भेजा गया है और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को भी भेजा गया है। ये भेजा गया है क्योंकि अब नियमावली जो बन गई है बिहार कंप्यूटर कार्मिक नियमावली 2024 और बिहार सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2024, तो इसमें 2 प्रकार की नियमावली है। क्योंकि जो एक प्रोग्रामर का पोस्ट है, काफ़ी बड़ा पोस्ट है, आईटी असिस्टेंट का पोस्ट है, वो बड़ा पोस्ट है, उन दोनों पोस्ट को अलग किया जाएगा और बाकी आईटी बॉय, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर को हो सकता है कि दूसरी नियमावली के तहत डाला जाएगा। कुछ भी हो सकता है, अभी बात अंदाजे की मैं बता रहा हूँ, जब कुछ क्लियर हो जाएगा तो वो भी बताऊंगा। चैनल पे बने रहिएगा। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं एडमिट कार्ड का, उनके लिए और जोर शोर से मेहनत करें कि अगर परमानेंट वैकेंसी भी निकलती है बिहार एसएससी के थ्रू तो आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि अब आप एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे काम करेंगे वहाँ पे जाके। बेल्ट्रॉन को जैसे कि पहले से थोड़ा सा दिक्कत होता था कि सरकारी कर्मी नहीं है, हमारे आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, इन सब चीज़ों से झेलना पड़ता था, वो सारी चीज़ें नहीं झेलनी पड़ेंगी। और उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स अगली मीटिंग में जो पहले से काम कर रहे हैं उन सभी स्टाफों को ध्यान में रख के, उनकी जो इतनी दिनों से उन लोगों ने मेहनत किया है उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव निर्णय सामने आए, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।